अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मेरे मेहमान हैं CCPO कराची ख़ादम हुसैन रिंद। आज के प्रोग्राम में हम उनसे पूछेंगे कराची में होने वाले स्ट्रीट क्राइम के बारे में, डकैती, कत्ल और इस जैसे दीगर संगीन जराइम के बारे में भी, और इसके साथ साथ हम उनसे पूछेंगे कि कब कराची का सुकून बहाल होगा, कब इन क्रिमिनल्स से शहरियों की जान छूटेगी। तारकीन वतन बिलखसूस अफ़गानियों के इनखला के लिए उन्होंने क्या हिकमत अमली इख्तियार की है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। थैंक यू सर, हर सुबह का आगाज़ कराची की बैड न्यूज़ के साथ होता है। कहा जाता है कराची सेफ़ नहीं, सड़कें महफूज नहीं, घर महफूज नहीं। सड़कों पर स्ट्रीट क्रिमिनल हैं तो मोहल्लों में डकैत घूम रहे हैं। क्या कर रही है कराची पुलिस? देखिए, जहाँ तक स्ट्रीट क्राइम की आप बात करेंगे तो डेफिनेटली ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कराची का, और काफ़ी सोसाइटी में अनरेस्ट रही है इस केस को लेके या इस क्राइम को लेके। सूरत हाल कोई इतनी ज़्यादा ब्लीक भी नहीं है जितनी मतलब समझी जा रही है, या शायद हमारी कोताही है कि हम जहाँ पे कोई काम होता है वो उसको हम सही तरीके से बता नहीं पाते लोगों को। कहीं पे कोई वारदात होती है तो डेफ़िनेटली वो मीडिया में भी आती है और फ्लैश भी होती है, लेकिन जब वो पकड़े जाते हैं तो वो शायद उस तरीके से हम अपने आप को बता नहीं पाते लोगों के हमने ये काम किया है। लेकिन एनी हाउ, जहाँ तक स्ट्रीट क्राइम जिसने सबसे ज़्यादा एक बेड फेस या बेड टेस्ट क्रिएट किया हुआ है पुलिस का, उसका सवाल है, उस पर मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल एक नई टीम जो है वो इन प्लेस हुई है। करीबन कोई 3 हफ्ते या 3.5 हफ्ते का टाइम हुआ है नई टीम को, जिसमें नए SHOs 100% चेंज हुए हैं, नए DSPs आए हैं, SSPs, DIGs इंक्लूडिंग माई सेल्फ। हमारी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है दैट इज़ फाइट अगेंस्ट स्ट्रीट क्राइम। उस पर जो स्ट्रेटजी हमने बनाई है वो ये बनाई है कि जो कराची के हॉट स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया है, उसके साथ जो टाइमिंग्स पैटर्न्स हैं कि कौन से टाइम पे कौन से इलाकों में कौन से क्राइम हो रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया है। पहले भी ये इसी तरह काम होते रहे। उसके बाद हमारे पास एक शाहीन फोर्स थी, उसको हमने बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व किया है। उसमें काफ़ी ऐसी ड्यूटीज़ थी पुलिस के जो हम समझ रहे थे कि गैर ज़रूरी हैं, उनसे पुलिस को निकाला है और एक्टिव पुलिसिंग जो हो रही है उस पर उसको इन्वॉल्व किया है। स्नैप चेकिंग्स हम करवा रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम में बहुत बड़ा फ़र्क पड़ा है। वो मैं ये नहीं कहता, ये खल्क़े खुदा की जो आवाज़ होती है मैं वो आपको बता रहा हूँ, लेकिन मतलब ये मैं इतना बड़ा क्लेम नहीं कर सकता कि मैं आज लोगों को बोलूँ कि जी 100% सक्सेस है। देखिए, एक बीमारी है, बीमारी का जब ट्रीटमेंट शुरू होती है तो पहले हम क्या करते हैं कि उस बीमारी में जो पेन होता है, पहली दवा हम पेन की देते हैं कि दर्द ख़त्म हो, थोड़ा उसको रिलीफ मिले। उसके बाद फिर सुन करते हैं, उसके बाद सर्जरी होती है, उसके बाद सर्जरी के बाद टाँके लगते हैं, फिर वो ज़ख़म हील होता है। तो वो एक कहते हैं ना कि गहरे ज़ख़्मों को भरने में वक्त तो लगता है। उसके अलावा वो हॉट स्पॉट्स पे इस तरह से हमने प्लान किया कि अगर किसी भी जगह पे कोई वारदात होती है तो इमीडिएट रेस्पॉन्स हो पुलिस का, जिसमें हमारा 15 का भी रेस्पॉन्स है और थाने की पुलिस का भी रेस्पॉन्स है। इसके जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे रिज़ल्ट्स मैं कहूँगा कि करीबन कोई 120 से ज़्यादा हमारे लाइव एनकाउंटर्स हुए हैं। 120 से ज़्यादा, ये 3 हफ्तों की मैं आपको बता रहा हूँ फिगर। करीबन कोई 22 या 23 जो है वो रॉबर्स ड्यूरिंग द वारदात जो वो एक्टिवली वहाँ पे कर रहे थे उसमें वो मारे गए हैं। 125 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं और करीब कोई 650 के लगभग जो फिगर है, एग्जैक्ट फिगर तो मैं आपको अभी शायद कोट ना कर सकूँ, लेकिन 650 की फिगर है, वो इसमें पकड़े गए हैं। इससे एक इम्पैक्ट आया है। इम्पैक्ट ये आया है कि अगर आप 1 महीना पीछे जाके देखेंगे तो डेली बेसिस पे 8-10 ऐसी वारदातें हो रही थी जिसमें क्रिमिनल ना सिर्फ क्राइम कर रहा था कि लेकिन वो ज़ख्मी भी कर रहा था, हिट भी कर रहा था, कुछ किलिंग्स भी हो रही थी। वो चीज़ कदरे कंट्रोल हो गई है। 2 दिन पहले तो ये सूरत हाल थी कि 3 करोड़ के शहर में सिर्फ 1 आदमी ज़ख्मी हुआ था। तो उसका जो इम्पैक्ट आया है, मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये परमानेंट कोई सॉल्यूशन है, लेकिन इमीडिएट जो उसका रिज़ल्ट आया है इस एक्टिव पुलिसिंग का, वो ये हुआ है कि अब क्रिमिनल जो है बैकफुट पर है, पुलिस फ्रंट
फुट पे आ गई है, लेकिन दिस विल रिमेन कंटिन्यूड, क्योंकि अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि क्रिमिनल्स सारे पकड़े जा चुके हैं। क्रिमिनल्स भी मौजूद हैं, हथियार भी मौजूद हैं, और पुलिस का काम है कि प्रोएक्टिव पुलिसिंग करे। ना सिर्फ ये कि मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें रोड्स को या शॉपिंग एरियाज़ को या जो ऐसे बिज़ी एरियाज़ है वहाँ पे कंट्रोल करे, लेकिन उसके साथ इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा रोल अब जन्म ले रहा है कि जो ऐसे केसेस हो रहे हैं, माजी में जो ऐसे किलिंग्स हुई हैं, जो ज़ख्मी हुए हैं, उन केसेस को देखा जाए कि कौन कौन से गैंग है जो इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें एक चीज़ जो वाज़े नज़र आई है वो ये भी नज़र आई है कि इसमें दो एलिमेंट्स बड़े एक्सटर्नल और एलिमेंट है जो इसमें एक्टिवली काम कर रहे थे स्ट्रीट क्राइम में। एक तो मैं कहूँगा जो ड्रग एडिक्ट्स हैं, ऐसा समझें कि 45 to 50% ऐसे केसेस हैं जिसमें ड्रग एडिक्ट्स, और वो फायर मारने से भी देख नहीं, वो वायलेंस करते हैं क्योंकि उसको, और उनकी उम्रें भी कम हैं, लेकिन वो एडिक्ट है। उसकी जहनी हालत उस वक्त ऐसी होती है कि वो चाहता है कि मुझे किसी न किसी तरह कुछ पैसे मिले ताकि मैं अपनी ड्रग जाके ख़रीद करूं। ये एक सेपरेट इसके लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई है, उस पर हम काम करेंगे कि उनकी ना सिर्फ जो क्राइम में उनको तो गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन गिरफ़्तारी के बाद उनकी ट्रीटमेंट हो, ना सिर्फ ट्रीटमेंट हो, उनकी रिहेबिलिटेशन हो। अगर उसका इलाज करवा के उसको वापस भेज दिया तो भी हो सकता है वो उसी माहौल में जाके वो क्राइम करेगा। एक तो ये एलिमेंट है जो बहुत बड़ा है। दूसरा एलिमेंट इसमें है इलीगल इमिग्रेंट्स, वो भी इस क्राइम में बड़े एक्टिवली काम कर रहे हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स की तरफ भी आते हैं। क्या आप नहीं समझते कि ये जो इक़दामात अब गुज़श्ता 3 हफ्तों में किए गए और जिनके बड़े दूरस्थ नताइज सामने आए हैं, इस पर यह नहीं किया कहा जा सकता कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते? अगर यही इक़दामात देखें, इलीगल इमिग्रेंट्स की अगर हम बात करेंगे ना, तो मैं ये कहूँगा ये इंतज़ाम तो आज से 40 साल पहले होने चाहिए थे जब ये आ रहे थे। इनको मुख्तलिफ़ जगहों पे, स्पेसिफ़िक जगहों पे रखा जाता जब तक वॉर की सूरत हाल थी, उनके बाद ये वापस जाते। अब जो इम्पेक्ट आया, जो लॉस हुआ है, जो डैमेज हुआ है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश है। गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इस पर सख्ती से अमल किया जाए। इसमें हमारे ड्रग्स का जो हमने बात की, ड्रग्स की स्मगलिंग कहाँ से हो रही है ये देखिए। सड़कों पे मैं घूमा हूँ, देखा है मैंने, एक तो होता सुना, एक मैंने देखा है आपके पुलों के नीचे। ये मनाजर तो खैर मैं पंजाब में भी देखता हूँ, लाहौर में भी देखता हूँ, मगर आपके पुलों के नीचे, आपके अंडरपासिस के पास, आपके ओवरहेड ब्रिज के नीचे, पार्कों में, सड़कों के ऊपर जो है, गाड़ी की ओट में एक चादर के नीचे 3-4 नशई बैठे नशा कर रहे हैं। नशा आखिर आता कहाँ से है सर? मैं पहले तो आपको ये बताता हूँ कि पॉपुलेशन के हिसाब से कराची दुनिया का 5वां या 6ठा बड़ा शहर है, लेकिन ड्रग एडिक्ट्स के हिसाब से दुनिया का दूसरा नंबर बड़ा शहर है। कोई ऐसी ड्रग नहीं है जो कराची में बनती हो या कराची में उगती हो। अगर सिंथेटिक ड्रग्स हैं, उनकी लेबॉर्ट्रीज़ भी यहाँ पे नहीं है। जो पॉपी कल्टीवेशन होती है वो भी अफ़गानिस्तान में होती है। कहाँ से आ रहा है? ये हमारे पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान से स्मगल होके ड्रग्स भी वहीं से आते हैं, स्मगलिंग होके। उसके अलावा आप ये देखें कि वेपन्स कहाँ से आते हैं। आपके नाके क्या कर रहे हैं सर, आपकी चेकिंग्स? मैंने अर्ज़ किया कि चीज़ें बहुत ख़राब रही हैं, लेकिन नीयत ये है कि चीज़ों को बेहतर किया जाए नेक नीयती के साथ। तो जो हम बात कर रहे थे, अब अगर इन वारदातों का हम देखें तो सर तकरीबन मैं कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हैं, 99% इनलीगल वेपन है। और इनलीगल वेपन जो है पकड़ा भी जा रहा है, मगर इसके बावजूद इसकी तरसील का सिलसिला जो है वो रुक ही नहीं रहा। 100% इलीगल होता है, इसमें 99% नहीं होता, क्योंकि कोई भी अपने लाइसेंस्ड हथियार से क्राइम नहीं करता। जो लाइसेंस लेता है वो शरीफ शहरी होता है, उसका मकसद अपनी हिफाजत करना होता है, क्राइम करना नहीं होता। वेपन्स की बहुत बड़ी जो मिक़दार में स्मगलिंग्स हुई हैं, होती रही हैं। हमारे जो एंट्री पॉइंट्स हैं, जो पाकिस्तान में एंट्री के या कराची में एंट्री के या प्रोविंस के एंट्री के, वहाँ पे हमारे पास स्कैनर्स नहीं हैं। आपने देखा होगा कि एक समंदर है ट्रांसपोर्ट का, उसको प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है जब तक आप टेक्नोलॉजी का यूज़ ना करें। बड़े स्कैनर्स होने चाहिए, उनसे हमें पता चले कि अगर कोई वेपन्स वहाँ से स्मगल होकर जा रहे हैं। और इस पे भी गवर्नमेंट काम कर रही है। हमारी ये सबमिशंस भी हुई है, रिक्वेस्ट हुई हैं गवर्नमेंट को की हमने कि इस पे हमें फैसिलिटेट किया जाए। तो अब ज़रूरत है कि हम अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करें। यहाँ पे ऑपरेशन होना चाहिए, यहाँ से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको जाना चाहिए, यहाँ से हथियार जो है उसको पकड़ना चाहिए। जो ड्रग में बड़े लेवल पे सप्लायर्स इन्वॉल्व हैं
उनके लिए बड़े सख्त कानून लिस्टें तो हैं। बनाई गई थी गुज़िश्ता दिनों ABC कैटेगरी के ड्रग्स जी हाँ, फाइल। स्पेशल ब्रांच की तरफ से ये काम हुआ है और कहीं उसमें ऐसा तो नहीं सर स्पेशल ब्रांच वाले वही घिसी पिटी सी उन्हें पता है नहीं, CCP साहब ऐसे नए नहीं हैं, है। वही लिस्टें। वो ऐसा नहीं हुआ क्योंकि वो जो एक्सरसाइज हुई थी उसमें ये हुआ था कि स्पेशल ब्रांच ने भी बनाई थी, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने भी उनको वेरीफाई किया था, फिर DIB से वेरीफाई करा गया था, किसी केसेस में इवन IB से भी वेरीफाई करवाई गई थी चीज़ें। तो वो सारी जो उसमें गलतियाँ थी, कहीं रिपीटेशंस थे, कहीं कुछ ऐसे थे जो मर चुके थे उनके नाम भी थे, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब जो लिस्ट है वो अपडेटेड है, उसमें ना सिर्फ गुटखा, मावा, मैनपुरी वाले हैं, नारकोटिक्स की भी हैं, उसमें टॉप 10 कौन से हैं, उसमें A कैटेगरी वाले कौन से हैं, B कैटेगरी वाले कौन से हैं। इसमें एक सेपरेट स्टडी की गई है कि तालीमी इदारे, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, वहाँ पे जो ड्रग बैरन्स हैं उन्होंने जो आके अपना ऑनस्लॉट किया है, जो वहाँ पे वो जो एंट्री किए घुसे हैं, उस चीज़ को बड़ा माइन्यूटली स्टडी किया गया है। उसमें ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सप्लायर्स हैं वो कौन है, जो मिडिल मैन है यहाँ पे जो ख़रीद रहा है वो कौन है, एंड रिटेलर कौन है जो थोड़ी थोड़ी बेच रहा है। उसमें नीचे इन्वॉल्वमेंट किस किस की है, पुलिस के कौन से मिले हुए हैं, हाँ, स्कूल या यूनिवर्सिटी का कौन सा चौकीदार है, कौन सा एम्प्लॉई है जो उनको फैसिलिटेट कर रहा है। यह सारी चीज़ों पे काम हुआ है और इस पर आप देखेंगे काम शुरू हो गया है। इस पे बहुत बड़ा एक ब्रेक डाउन करेंगे। आप समझते हैं सर कि इलाके का SHO हो, ईमानदार हो, चले ईमानदार ना भी हो, बाअसूल हो, क्राइम फाइटर हो, उसकी मर्ज़ी के बगैर सर ये काम हो सकता है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस की मर्ज़ी के बगैर हो। फिर वो कहीं जुआ के अड्डे हों, कहीं फैक्ट्रीज जिनमें मावा या पूड़ी बन रही हो या मंशियात। एग्रीड। आप ये सिर्फ देखें कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों में जितना क्रैकडाउन हुआ है, जितनी फैक्ट्रीज़ पकड़ी गई हैं, जितना ये रॉ मटेरियल्स पकड़े गए हैं, मैं नहीं समझता कि सिंध पुलिस में कभी भी इतना सामान पकड़ा गया हो। मैं सिर्फ 3.5 हफ्तों पे ये क्लेम कर रहा हूँ क्या कि इन 3.5 हफ्तों में जो कुछ आपने पकड़ा है, जो कुछ आप बता रहे हैं कि हमने इतना बड़ी मिकदार में गुटखा मावा पकड़ा है, क्या आपने देखा है कि इनमें कोई पुलिस ऑफिसर, कोई अहलकार भी मुलव्विस हैं? क्या उनकी भी कोई लिस्टें मुरतब की गई हैं? जी हाँ, उनमें सज़ाएँ भी हो रही हैं, उनमें पॉइंटेशंस हो रही हैं, उनकी इंट्रोगेशंस हो रही हैं और उसमें जहाँ जहाँ पे पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है उसका भी जो एक्शन है वो उसके साथ साथ हो रहा है। लेकिन मैं आपको इस पे एक और प्रॉब्लम बता दूं कि पुलिस अपना काम कर भी रही है, एंड रिज़ल्ट क्या हो रहा है। इवन स्ट्रीट क्राइम आप ले ले, स्ट्रीट क्राइम की सज़ा जो है वो है 7 साल, ठीक है। इलीगल इस साल में 2023 में 73 कन्विक्शंस हुई हैं, उनमें से सिर्फ 3 कन्विक्शंस ऐसी हैं जो 1 साल की हुई हैं, जिनको सज़ा 1 साल की हुई है। बाकी आधे से ज़्यादा ऐसे हैं जिनको 1 माह की या 2 माह की सज़ा हुई है। तो जब सज़ा मौजूद है 7 साल की, और देखें सज़ा जब मौजूद है और कोर्ट इस बात को मान रही है कि ये सज़ावार है, ये मुजरिम है, मुजरिम को सज़ा दी जाती है ना, तो वाई देन लेस पनिशमेंट। ये नहीं समझते सर कि तफ्तीश में कहीं कुछ सुकम होता है, कोई लुकनस होता है? डेफिनेटली तफ्तीश का फ़ायदा होता है। प्रोसिक्यूशन का काम है ना केस को सही करके बनाना। प्रोसिक्यूशन इज़ सेपरेट फ्रॉम पुलिस। एक बंदा हम पकड़ते हैं, एक रिकवरी हो रही है, तफ्तीश में भी फॉल हो सकते हैं, कोई खामियां हो सकती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा कि प्रोसिक्यूशन उसको करेक्ट क्यों नहीं कर रही, क्यों जो है वो ऐसे केसेस भेजे जा रहे हैं कोर्ट्स में कि हमें उनको सज़ा दिलवाने में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ना उनको वहीं पे करेक्ट किया जा रहा हो। प्रोसिक्यूशन का ये काम है हमें करेक्ट करना कि ये बयान आपने नहीं लिया, ये आपने मेमो नहीं बनाया, ये रिकवरी सही नहीं हुई, व्हाटएवर जो भी फ्लॉज आते हैं। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली नॉट ओनली प्रोसिक्यूशन, मैं आपको ये बता दूं कि इवन स्ट्रीट क्राइम में विक्टिम्स भी हमारा साथ नहीं दे रहा। ये तो सर हर जगह है। विक्टिम हमारा कोई साथ नहीं दे रहा। पूरा हो गया, मेरी बरामदगी हो गई, भाई बस ठीक है। कुछ दिन पहले मेरे एक जानने वाले थे, उनकी गाड़ी स्नैच हुई, वो सीधे थाने पहुंचे हुए थे कि हमारी FIR की जाए, बड़े परेशान थे। मुझे जानने वाले थे तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। और साइमल्टेनियसली हमें जब इत्तला मिली थी तो पुलिस भी काम कर रही थी, एक जगह पे फायरिंग हुई, वो गाड़ी हमें मिल गई। इसी 1 घंटे में उनका बिहेवियर ये हो गया कि अब हमने FIR नहीं करवानी,
मैं इस झमेले में अब नहीं मुझे पड़ना गाड़ी चाहता। चाहिए। और जब उनको कन्विंस किया पहले गया उसने कि जी ये- आप, पहले तो वो आए हुए थे कि पहले हमारे उसने कहा ये केस थे दाखिल कि करें। आपके साथ तल्लकदारी का क्या उनको ये फायदा? पता था ना कि एफआईआर होगी तो गाड़ी मिलेगी। लेकिन जैसे ही एफआईआर के लिए उनको कहा गया गाड़ी में, उन्होंने बोला जी एफआईआर नहीं करवानी अब रहने दे है। सर। जब उन्होंने बोला कि जी आप पढ़े लिखे लोग भी एफआईआर नहीं करवाएंगे, फिर वो कह रहे थे कि जी अब इसके बाद हमें कोर्ट जाना पड़ेगा, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। ये नहीं कहा कि सर फिर ताड़ा की फायदा, नहीं, वो यही कहा गया, लेकिन हमने उनको कन्विंस आपसे किया। तल्लकदारी तक की फायदा। मैंने उनको कन्विंस किया, हमने उनको कन्विंस किया कि आप एफआईआर करवाएं। एफआईआर भी हुई। उसके बाद उन्होंने बोला जी हम कोर्ट तो नहीं जाएंगे, हम तो बिज़ी होते हैं, हमारा ये काम होता है। तो ये हर जगह यही किस्सा है। जब कोई चीज़ उनके पास नहीं है, उनको पता है कि हमारा नुकसान हो गया है, तब तो वो भागे आते हैं। लेकिन जब आप उनकी रिकवरी करते हैं, वो कोर्ट में जाके मुकर जाते हैं कि हम तो इसको जानते ही नहीं हैं, ये तो पुलिस ने ज़बरदस्ती हमसे बयान दिलवाया है। वो सारा बेनिफिट जो है वो एक उस आदमी को हो रहा है जिसने ये सारा प्रॉब्लम किया हुआ है, उस मुजरिम को हो रहा है। तो इस सारे सिस्टम में पुलिस की खामियां डेफिनेटली हैं, प्रोसिक्यूशन के प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ख़ुद विक्टिम भी जो है वो भी नहीं चाहता कि इंसाफ हो उसके सर साथ। मैं इस पे तो यही कहूँगा कि तारीख जो है वो तो दोनों हाथों से बचती है। जहाँ हम पुलिस को तनकीद का निशाना बनाते हैं, वहाँ कुछ हमें अपनी भी इस्लाह की ज़रूरत है। चले खैर, ऑनलाइन असले का कारोबार कराची में अरूज पर है। ये क्या उनसे कारोबार की ट्रम्प सामने आ गई? ये कैसे, क्या चीज़ है? ऑनलाइन असले का काम भी हो रहा है, ऑनलाइन ऑनलाइन शॉपिंग के ड्रग्स बाद का काम, ऑनलाइन? ऑनलाइन ड्रग्स का काम भी हो रहा है। अच्छा, इस पे सीटीडी इस पे काम कर रही है। और ये अब जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती है, उसके फ़ायदे होते हैं तो उसके नुकसानात भी होते हैं। तो उस पे काम हो रहा है पुलिस की तरफ से, सीटीडी की तरफ से। और इंशाल्लाह ताला उसमें जल्द आप देखेंगे जो वेपन्स वाला जो आपने ज़िक्र किया, उसमें ब्रेक थ्रू होगा। और ये जिसको हम कहते हैं डार्क वेब, ये डार्क वेब के करतूत हैं कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। मैंने आपको बताया कि दुनिया का 5वां बड़ा शहर है, तो जिस तरह दुनिया के बड़े शहरों में के अपने अपने डायनामिक्स होते हैं, क्राइम प्रॉब्लम्स होते हैं, कराची की भी वही प्रॉब्लम्स है। डार्क वेब आपको पता है कि जिस तरह के उस पर काम होते हैं, तो ये असला और ड्रग्स उसके यहाँ पे भी नेटवर्क्स हैं और उनको कुछ उस पर काम भी हो रहा है। आई होप कि बहुत जल्द आप सुनेंगे कि उनको भी यहाँ पे अनअर्थ किया जाएगा, वो भी नहीं बचेंगे पुलिस के एक्शन से और कानून से। अच्छा सर, स्ट्रीट क्राइम पे भी बात हो गई, ऑनलाइन असले पे भी बात हो गई, मंशियात पे भी बात हो गई। आजकल कराची में एक इशू है, जब देखें ये इशू आंखों के सामने आ जाता है कि राह चलती ख़वातीन को जो है वो हरासा किया जा रहा है। एक वाक़या होता है, उस पर शोर मचता है, तो दूसरा वाक़या हो जाता है, तीसरा हो जाता है। ये क्या है, इसके पीछे क्या मुहरकात है, क्या समझते हैं आप? बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। मैं समझता हूँ कि इस साल में 7 या 8 ऐसे वाक़ये हुए हैं और उनमें से सिर्फ पहले एक वाक़या ऐसा हुआ था जिसमें एफआईआर हुई थी, और दूसरा वाक़या जो लेटेस्ट मैं आपको बताऊंगा, पिछले संडे को ये मीडिया में आया कि एक मोटरसाइकिल पे लड़का है जो बच्चियों को फॉलो कर रहा है। पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये इस किस्म के जितने भी लोग हैं वो सब जहनी मरीज़ हैं, और एक तो शायद उनकी परवरिश में खलल है, दूसरा उनकी तरबियत के साथ साथ उनके जहनी फतूर भी हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है पुलिस को? प्रॉब्लम ये आती है कि इस तरह की चीज़ें मीडिया पे तो रिपोर्ट होती हैं, लेकिन कोई भी आदमी हमारे साथ इतना कोऑपरेट नहीं करता कि आए और आके उस पर निशानदेही करे। अब जो लास्ट वीक का मैंने आपको वाक़या बताया, उसमें पुलिस ने एफआईआर दाखिल की, और इत्तफाकन आज की ही बात है कि पुलिस ने सरकार की तरफ से सरकार की मदीयत में वो एफआईआर दाखिल की। हमने उस पर काम किया, सीसीटीवी फुटेजेस पे काम किया। आज वो लड़का पकड़ा गया है और उसका नाम है अदील, और सेंट्रल पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया है। तो इसी तरह मैं ये चाहूँगा कि पुलिस भी चाहती है कि ऐसे केसेस ना हो, लेकिन मैं आवाम को ये कहूँगा कि भाई आपके साथ कहीं कोई प्रॉब्लम, हमें एक भी आदमी कराची में ऐसा नहीं मिला जिसने हमें बताया हो कि इसकी मोटरसाइकिल का फ़लाँ नंबर था।
पूरे शहर ने, पूरे पाकिस्तान ने ये वीडियो देखी है। हमें एक भी आदमी यहाँ पे नहीं मिला जिसने हमें कहा हो कि जी ये फ़लाँ बंदा है, या कम से कम मैंने इसकी मोटरसाइकिल देखी थी, या कहीं पे जाके रुका होगा। किसी न किसी को तो पता होगा कि ये कौन है। लोग डरते हैं ना। नहीं, डरने की बात नहीं, इस पर हम किसी से हमें कुछ ना करें, हमें एक फ़ोन करके बता सकते थे कि आप फ़लाँ आदमी को चेक कर लें। जब हमें CCTV से मोटरसाइकिल का नंबर मिल सकता है, तो जहाँ से स्टार्ट हुआ होगा, जहाँ पे उसने गाड़ी खड़ी की होगी, जहाँ से वो गुज़र रहा है, लोग बता सकते हैं हमें। ऐसे वाक़यात का तवातर से होना, क्या समझते हैं? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं है ये। अगर 7 या 8 वाक़यात इतने बड़े तो वो शहर में वाक़यात हुए हैं जो हैं, मंज़र-ए-आम मैं पर आपको बताऊं, इससे डेफिनेटली एक और वाक़या इसके बाद हुआ था। वो एक खिलौने बेच रहा था, गली में एक बच्ची आ रही थी, उसने उसके साथ पकड़ के थोड़ी बदतमीज़ी की। मैं आपको बताऊं, वो भी गिरफ़्तार हो गया है। तो गुज़िश्ता एक हफ़्ते के अंदर जो 2 वाक़यात हुए हैं हमारे टाइम में, वो दोनों गिरफ़्तार हो चुके हैं। अच्छा, ये तो वाक़यात जब हुए तब तो बड़े हाईलाइट हुए, गिरफ्तारी हुई खामोशी से, ये क्यों? मैंने एक अर्ज़ किया था कि या शायद हमारी मीडिया की मैनेजमेंट की कमज़ोरी है, या तो शायद मीडिया को हमारी ये अच्छी वाली बात पसंद नहीं आती कि वो लोगों को पता नहीं है। बताएगा कौन सर? मीडिया को हमने बताते हैं, और डेफिनेटली हमारे पास भी कैपेसिटी प्रॉब्लम्स होंगे, लेकिन मैं मीडिया वालों से ये पूछूंगा कि जब एक वाक़या हुआ तो पूरे पाकिस्तान को पता था कि ये हुआ है। कम से कम 10-15 TV चैनल्स ने तो मुझसे भी कांटेक्ट किया और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू लिया गया। लेकिन आज जब हम मीडिया वालों को मैसेजेस करके बता रहे हैं, मुझे अभी तक किसी ने कॉल नहीं किया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं लेके किस तरह पकड़ा, इतना अच्छा काम किया। तो इसी तरह जो स्ट्रीट क्राइम में जो हमने स्टार्ट किया था कि वो जो एक जिन बना हुआ है, उस जिन को जहाँ जहाँ पे डेंट लग रहे हैं ना, वो भी अगर लोगों को पता चले तो उनका एतमाद बहाल होगा कि उस जिन पे भी डेंट लग रहे हैं, और इस जिन को हम काबू करके बोतल में डालेंगे। मगर सर, राब्ते का फुकदान तो है ना कहीं तो, कोई ना कोई तो है, खला है। राब्ते का फुकदान नहीं होना चाहिए। अगर है तो ये कहीं हमारी कमज़ोरी है, या तो कहीं किसी और का इंटरेस्ट क्लैश है हमारे साथ, कि हमारी अच्छी चीज़ें जो है वो कहीं पे नहीं पहुंच रही लोगों तक, और हमारी बुरी चीज़ें जो है वो बढ़ चढ़ के भी शायद कहीं कहीं पे पहुंच रही है। कराची, जब सुबह आपके दिन का आगाज़ एक बैड न्यूज़ को देख के होता है, उसको फ्लैश किया जाता है, आप उसको जब देखते हैं तो दिल तो कुड़ता होगा कि यार। डेफिनेटली, मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पे, मेरी फैमिली यहाँ पे, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ, मैं इस शहर का बाशिंदा हूँ, और ये इट्स बट नेचुरल। लेकिन मैं ये बता दूँ कि मैं और मेरी टीम, हमने भी ये तहिया किया हुआ है कि हम जितनी भी बुराई है इसकी, जितना भी एक्सटेंट है, जितना भी ये बड़ा जिन है, हम इसको काबू करेंगे, इसको बोतल में बंद करेंगे और लोगों की जान छुड़ाएंगे। क्या आप नहीं समझते सर, रोशनियों के इस शहर को एक जानबूझ के इसमें खौफ व हरास फैलाया जा रहा है, खौफ की एक फ़िज़ा जो है उसको पोर्ट्रेट किया जा रहा है? सर, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया है। कराची पाकिस्तान की हार्ट है, ये हमारा इकोनॉमिक कैपिटल है। हमारे जो दुश्मन मुल्क हैं उनका हमेशा से कराची टारगेट रहा है। जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनकी हमेशा से ये कोशिश रही है कि यहाँ पे बम धमाके भी हों, यहाँ पे खुदकश बम्बार भी फटे, यहाँ पे अनरेस्ट हो, यहाँ पे इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस हो, और कराची इसका शिकार रहा है। हमारे जो पड़ोसी हैं वो कोई ज़्यादा खुश नहीं होते अगर पाकिस्तान तरक्की करता है तो ये, और लेकिन हम उनके साथ जो है वो मुकाबला कर रहे हैं। आपने ये देखा होगा यहाँ पे, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे भी फरवरी के महीने में कुछ कश बम्बार घुस पड़े थे, और मकसद उनका यही था कि पूरी दुनिया को बताया जाए कि कराची पुलिस चीफ के ऑफिस में भी हम घुस सकते हैं। लेकिन पुलिस ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया, वो सारे यहीं पे इसी फ्लोर्स पे मारे गए। तो वो जो बात आपने कही थी कि रोशनियों का शहर है, इस रोशनी को, शहर की रोशनियाँ बुझाने के लिए दुश्मन हर वक्त अपनी कोशिशें करता रहता है। इसको हम कहते हैं जैकल, गीदड़। गीदड़ अपना काम करता रहेगा और शेर अपना काम करेंगे। सर, गीदड़ को रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना? डेफिनेटली, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज, हमारी पुलिस, हमारी CTD, सब इस पे हम काम कर रहे हैं। और आज अगर कराची की रोशनियां हैं, या आप देख रहे हैं कि नॉर्मलाइज है लाइफ, तो उसमें कुर्बानियां हैं हमारी फोर्सेस की। हमारी फोर्सेस ने इसमें कुर्बानियां दी हैं इस शहर की लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने के लिए, और उसमें हमारा डे नाइट मेहनत है, अनथक मेहनत है। कराची में रेंजर्स की शहादतें हैं, पुलिस की शहादतें हैं,
हमारे सारे इदारे मिल के इस कोशिश में हैं कि हम इस शहर की रोशनियों को बहाल करें। एपेक्स कमेटी का इजलास हो गया, फ़ैसला हो गया कि अब तारकीन वतन बिलखसूस जो अफ़गानी हैं, जो गैर कानूनी तौर पर इस शहर में मुकीम हैं, उनको यहाँ से निकाला जाएगा। इस शहर में ही नहीं बल्कि मुल्क में, पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ वो मुकीम है उनको निकाला जाएगा। इस इजलास के बाद क्या हिकमत अमली है कराची पुलिस चीफ की, कैसे इस काम को पाए तकमील? देखें, मैं आपको ये बता दूं कि इस इजलास से बाद भी और इस इजलास से पहले भी, कुछ टाइम पहले से जब से हम आए हैं, हमने यहाँ पे कोई मोर देन 1000 लोग गिरफ़्तार किए हैं। सिर्फ इन अक्टूबर के 6 दिनों में, आज 7th है, 200 से ज़्यादा लोग गिरफ़्तार हुए हैं और कोई 850 लोग सितंबर के जो कुछ हमारे दिन हैं उनमें गिरफ़्तार हुए हैं। तो 1000 से ज़्यादा गिरफ़्तारियाँ हमने की। हमें गवर्नमेंट की तरफ से अपेक्स कमेटी के डिसीजंस जो आप बता रहे हैं उसमें क्लियर लाइन ऑफ एक्शन बताया गया है कि वी हैव टू डू द क्रैक डाउन ऑन ऑल द इलीगल इमिग्रेंट्स, स्पेशली जो यहाँ पे मेजॉरिटी में अफगान हैं। एक बात शायद मैं मेंशन नहीं कर सका था पहले कि जो हमारी स्ट्रीट क्राइम में है, मैंने कहा था कि उसमें इलीगल इन्वॉल्व हैं लोग। उसका सबूत ये कि 250 लोग ऐसे पकड़े गए हैं जो अफ़गानी हैं। ना सिर्फ ये, हमारे 250 लोग, ये छोटा फिगर नहीं है, 225 आई एम ऑन रिकॉर्ड ये बात बता रहा हूँ। एक शहर से वो पकड़े गए हैं जो इलीगल अफ़गानी से, जो स्ट्रीट क्राइम में हैं। मेरे या मेरी टीम के इन प्लेस होने के बाद कोरंगी में एक वाक़या हुआ, उसमें 2 बाप बेटों का मर्डर हुआ। उसमें एक अफ़गानी है, एक पाकिस्तानी है और बल्कि 2 पाकिस्तानी है, एक अफ़गानी है। इसके अलावा और कुछ केसेस हमने अभी ओपन किए हैं। इवन पुलिस की शहादतों में ऐसे केसेस सरफेस पे आए हैं। एक केस पे तो हम आज भी काम कर रहे थे, होपफुली कि शायद उस पर कुछ ब्रेक थ्रू भी हो जाए, आपको शायद पता चल जाएगा। उसमें अफ़गान इलीगल नेशनल्स हैं जिन्होंने उनकी शहादतें की हुई हैं। और एक बड़ा हाई प्रोफाइल केस हुआ था जहाँ पे मुफ्ती ज़ियाउर रहमान के कत्ल का, जिसमें वारदात हुई थी। उसमें भी पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों के क्रिमिनल्स उसमें थे, जो आपस में उनकी एक लीग बनी हुई है, लेकिन उसमें भी अफ़गानी हैं। कामयाबी हो गई और उसमें हमारी कामयाबी हुई है। उस गैंग का मेजॉरिटी जो गैंग मेंबर्स थे उनको हमने पकड़ लिया है। तो ये देखें ना कि मतलब कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। चले, ये तो हम एग्जैक्ट फिगर्स आपको नहीं बता सकते, लेकिन ये मुझे बताएं कि पाकिस्तान से आटा, चीनी, फर्टिलाइज़र, डॉलर, क्या क्या नहीं यहाँ से स्मगल होकर जा रहा है, और उसका खमियाजा कौन भुगत रहा है? आटा महंगा हो रहा है, आम पब्लिक हमारी परेशान है। डॉलर महंगा होता है, हर चीज़ महंगी होती है। चीनी हमारी महंगी हो गई है। फर्टिलाइज़र आपका महंगा होगा तो कल्टीवेशन पे उसका इम्पेक्ट आएगा, वहाँ से फिर प्राइसेस सब्जियों की बढ़ेंगी। वो सारा जो वज़न है वो पूरा आम आदमी के पीठ पे आता है। हिकमत अमली अब क्या है कि हिकमत अमली ये है कि स्पेशल ब्रांच ने इस पर स्टडी की हुई है। करीबन कोई 35 के लगभग ऐसे स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ पे ऐसी आबादियाँ हैं जिन पे ये मौजूद है, मुकीम हैं। उन पे इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशंस हो भी रहे हैं, रेंजर्स के साथ मिलके, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ मिलके, और आगे भी इसमें तेज़ी आएगी। प्लस ऐसे स्पॉट्स जहाँ पे इनकी अवेलेबिलिटी अदरवाइज़ होती है वहाँ पे ऐसी हो रही है। कल सब्ज़ी मंडी की तरफ ऑपरेशन हुआ था, 50 के लगभग वहाँ से हमें मिले हैं। अच्छा। हाँ, अफ़गान मुहाजिरीन जो इलीगली यहाँ पे थे। तो वो स्पॉट्स जहाँ पे इनकी अवेलेबिलिटी है वहाँ पे स्वीप एंड सर्च ऑपरेशंस भी होंगे, इंफॉर्मेशन बेस्ड स्पेसिफिक ऑपरेशंस भी होंगे, स्टिंग ऑपरेशंस होंगे, जनरल होल्डर्स होंगे। तो हर वो तरीका जिससे हम इनको गिरफ़्तार कर सकें, दे विल बी अरेस्टेड एंड दे विल बी डिपोर्टेड फ्राम हियर। पिछले महीने, बल्कि पिछले साल में कहूँगा, 2022 में सिर्फ 323 अफ़गानी इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ से डिपोर्ट हुए थे।
और इस साल ये जो प्रोएक्टिव हमने काम किया है, या बल्कि पूरे साल का मैं आपको फिगर बता दूं, 847 अभी तक डिपोर्ट हो चुके हैं। ये कहना पड़ेगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि पुलिस को प्रायोरिटी के साथ उनकी इन चीज़ों को एड्रेस किया जाए। जहाँ तक सफाई की बात है वो तो हमारे हाथ में है, लेकिन जहाँ तक बिल्डिंग की बात है वो काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स है हमें। ना सिर्फ कराची में, पूरे सिंध में पुलिस बिल्डिंग्स के बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हैं। आज की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि हमने दरबार किया था जिसमें सारे SHOs और DSPs, SSPs, DIGs हम थे। उनको यही कहा गया है कि पहले तो आप अपना रवैया बेहतर करें, दूसरा काम जो मुमकिन है, जो हमारे हाथ में, कि सफाई सुथराई करें। पुलिस के जो रेजिडेंसेस हैं उनके बड़े सीरियस प्रॉब्लम्स हैं, उनके ड्रेनेज के प्रॉब्लम्स हैं। रिपेयर में पैसे मिलते हैं लेकिन बिल्डिंग एक हद तक चलती है, उसके बाद जितना भी रिपेयर का पैसा उस पर लगाएंगे किसी काम का नहीं रहता। हर साल जो है वो कुछ ना कुछ बिल्डिंग्स बनती हैं, लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, जो IG साहब को जो मेरे ख्याल में अंदाज़ा है मेरा कि जो फंड्स मिलते हैं, हम हार्डली कोई 2 से 3 पुलिस स्टेशन बनवा पाते हैं, या वो भी नई बिल्डिंग्स सिंध पुलिस की। हमारे पुलिस कमांड के पास नहीं है ऐसी कोई पावर कि हम बनाएं, वो गवर्नमेंट के और डिपार्टमेंट से वो बनाते हैं, हम रिपेयर्स का काम करवाते हैं। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस पे ज़्यादा बेहतरी आए और उस पर बेहतर हो, क्योंकि हम सोसाइटी का या गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट है कि जिसको पता नहीं होता कि हम शाम को घर जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम अपने बच्चों से मिल पाएंगे या नहीं। हम जैसे भी हैं, जितने भी बुरे हैं, जो भी हैं, लेकिन हम ड्यूटी करते करते, इन लोगों की सिक्योरिटी करते करते अपनी जान दे देते हैं। थाने पे वो जाता है जो परेशान होता है। अगर वो किसी ऐसे माहौल में जाए कि एक साफ़ सुथरा माहौल हो, बैठने की अच्छी जगह हो, ठंडा पानी उसको मिल जाए, तो उसकी आधा प्रॉब्लम वहीं पे हल हो जाता है। उसको इतना कॉन्फिडेंस है जाता है कि मैं किसी ऐसी अच्छी जगह पे आ गया हूँ, अपने दिल की बात कर सकता है। एक लफ्ज़ का इस्तेमाल शुरू कर दें, अस्सलाम वालेकुम, आदमी अगला बर्फ़ बन जाता है। मैं आपको बताऊं, मेरी जब भी चेकिंग हो रही होती है, प्राइवेट गाड़ी में होती है, मैं किसी रेंजर्स वाले को, किसी पुलिस वाले को कहता हूं अस्सलाम वालेकुम, कहता है वालेकुम सलाम, जी बाबूजी जाओ आप। एक लफ्ज़ इतना प्यारा है अस्सलाम वालेकुम, सिर्फ हम ये अपनी फ़ोर्स को कहें, ये इसके लिए तो मैं किसी ने नहीं कहा कि कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी तो नहीं कि सलाम नहीं करना, अच्छी बात है। और ये तो एक दुआ होती है, दुआएं जितनी दें, आगे से वो आगे से कहता है वालेकुम अस्सलाम, वो आपको उतनी दुआ मिल रही होती है। इसमें मैं अप्रिशिएट करूँगा सिंध हुकूमत को कि उन्होंने कंपनसेशंस के केसेस में, पहले काफ़ी कम होती थी कंपनसेशन, कोई वक्त था कि 1 लाख 2 लाख होती थी, फिर 5 लाख हुई, लेकिन उन्होंने अब 1 करोड़ एंड प्लस उसमें कंपनसेशन रखी हैं अकॉर्डिंग टू ग्रेड्स, लेकिन मिनिमम 1 करोड़ है। उसके अलावा बच्चों की एजुकेशन के लिए प्रोविजंस हैं, बच्चों की जॉब्स के लिए प्रोविजंस हैं, लेकिन इसके लिए मैं तो यही कहूँगा कि शहीदों के लिए जितना भी किया जाए कम है, क्योंकि वो अपनी जान दे के अपने महकमे की इज़्ज़त करवाते हैं, लोगों को सिक्योर करते हैं। लेकिन जो मौजूदा पैकेजेस हैं, मैं समझता हूँ कि अगर पंजाब पुलिस के शायद बराबर हों या अगर थोड़े शायद कम होंगे, लेकिन अदरवाइज़ बेहतर हैं। कराची के शहरों को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पुलिस वाले भी आप ही में से हैं, हम भी कराची के शहरी हैं, आप भी कराची के शहरी हैं। आप हमारे साथ कोऑपरेट करें, हम पे ट्रस्ट करें, हम यहाँ पे मौजूद हैं अपनी जान के साथ, आपकी सेहत के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए, आपकी इज़्ज़त के लिए, आपके लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं। हम सिर्फ इतना आपसे चाहते हैं कि आप हमें कोऑपरेट करें। जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है आप हमें बताएं। मैंने छोटी सी मिसाल दी कि 1 हफ़्ता पहले एक फहाशी का एक वीडियो आई थी, पूरे शहर ने देखी, एक भी कराची का शहरी मेरे पास नहीं आया कि यह फ़लाँ आदमी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने आज उसको ढूंढ लिया है। हम आपके लिए काम कर रहे हैं। हम आपसे सिर्फ ये एक अपील करेंगे कि आप हम पे ट्रस्ट करें और आप हमारी हेल्प करें और हमारे काम करने में हमारी मदद करें। थैंक यू। आपने देखा आज का ये प्रोग्राम जिसमें हमने CCPO कराची
खादम हुसैन रिंद से बात की शहर कराची की गलियों, मोहल्लों और सड़कों पर होने वाले स्ट्रीट क्राइम और मंशियात फरोशी की, भत्ता माफिया और भत्ता खोरी पर। इसके साथ साथ कराची में मुकीम गैर कानूनी तौर पर तारकीन वतन के इनखला के हवाले से कराची के थानों का कल्चर कब तब्दील होगा और कब पुलिस को बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा। ताहम CCPO कराची का कहना है कि जल्द ही शहर कराची को हर किस्म के जराइम से पाक कर दिया जाएगा, पुलिस कल्चर में बेहतरी लाई जाएगी और मंशियात फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए लिस्टें मुरतब कर ली गई हैं। अब देखना यह है कि CCPO के दावे कब हकीकत का रूप धारते हैं। यहाँ प्रोग्राम फर्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।